हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी के लिए कहानियाँ लेकर आ रही हूँ, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैं स्टोरीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आप सब मेरी सिचुएशन समझ सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की कहानी है हमज़ाद जिन की, जो किस तरीके से आपके लाइफ में आने के बाद आपके लिए वरदान या अभिशाप साबित होता है, ये हम जानेंगे इस कहानी में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इस दुनिया में बहुत सी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम में से सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं तो कुछ रूहानी शक्तियाँ। रूहानी शक्तियाँ भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात कोई भी हो सकता है। ये वो रूहें हैं जिनकी जीते जी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ये रूहें भटकती हैं। ऐसी ही एक रूह का जिक्र किया गया है इस्लाम में, जो किसी मरे हुए इंसान की रूह नहीं है, बल्कि उसका जन्म भी इंसान के जन्म के साथ ही होता है और उसकी शख्सियत भी उसी इंसान के जैसी होती है। और वो रूह उस इंसान के साथ उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक साथ रहती है और उस रूह को हमज़ाद जिन का नाम दिया गया है। इस्लाम में हमज़ाद के बारे में कहा गया है कि वो अपने साधक की सभी इच्छाओं को पूरी करने की ताकत रखता है और किसी भी तरह के भूत प्रेत से रक्षा भी करता है। लेकिन हमज़ाद तभी तक ऐसा करता है जब तक उसका साधक उससे साफ और पाक काम करने को कहता है। जैसे ही उसके साधक के मन में खोट आ जाता है और वो उससे किसी का बुरा करवाना चाहता है, तो हमज़ाद जिन उसको तबाह और बर्बाद कर देता है, मतलब उसे ही निस्तो नाबूद कर देता है। ये कहानी अभय की है। जब उसे पता चलता है हमज़ाद के बारे में, तो वो उसे सिद्ध कर लेता है। शुरुआत में तो सब कुछ उसके मन मुताबिक चलता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अभय की ज़िंदगी एक डरावने सपने की तरह हो जाती है। और क्या क्या होता है अभय के साथ हमज़ाद सिद्ध करने के बाद, वो जानेंगे हम इस कहानी में आगे। अभय अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में रखी अलमारी के अंदर से उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही है। वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा खोलकर अलमारी के अंदर देखने ही वाला होता है। तभी वो सोचता है कि अलमारी के अंदर उल्लू कैसे आ सकता है, और ये सोचकर वो वापस कुर्सी में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे फिर से अलमारी के अंदर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है। अभय आश्चर्यचकित होते हुए आखिर अलमारी के अंदर कोई उल्लू कैसे आ सकता है सोचते हुए अलमारी का दरवाज़ा खोलता है। तभी अलमारी के अंदर से हवा का ज़ोरदार झोंका बाहर निकलता है, जिससे अभय को थोड़ा डर लगता है और वो घबरा भी जाता है। डरते और घबराते हुए वो जल्दी जल्दी अलमारी के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो उसका डर और घबराहट दोनों ही खत्म हो जाते हैं और वो शांत होकर अलमारी का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर चला जाता है। अभय के पास आज बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन आज से 1 साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं था। वो मुंबई में एक मामूली ट्रक ड्राइवर था, लेकिन 1 साल पहले उसकी किस्मत और ज़िंदगी दोनों ही बदल गई और वो आज आलीशान ज़िंदगी जीने लगा। अभय हमेशा से ही अमीर बनना चाहता था, लेकिन मेहनत करके नहीं, बल्कि किसी ऐसे तरीके से जिसमें उसे मेहनत ना करनी पड़े और वो करोड़पति बन जाए। और उसके साथ हुआ भी वैसा ही। वो रातों रात अमीर बन गया। भले ही अभय के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके पैसों का पूरा मज़ा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने लिया था। ये तो पूरा दिन शराब के नशे में रहता था। उसे सिर्फ शराब से मतलब था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। अमीर बनने के बाद अभय ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था, जिसका नाम सुप्रिया था। अभय तो
सुप्रिया की खूबसूरती के कारण उससे रिश्ता जोड़ रखा था, लेकिन सुप्रिया अभय की बेशुमार दौलत के लिए उसके नज़दीक आई थी, क्योंकि अभय का रहन सहन एकदम गंवारों जैसा था। अभय के पैसों से सुप्रिया ऐश कर रही थी। ये तो आप सबको बताना भूल ही गई कि अभय अमीर कैसे बना वो जानने के लिए आप सबको 1 साल पीछे जाना होगा, जब अभय के पास कुछ भी नहीं था। वो काली अंधेरी अमावस की रात थी। अभय आगरा मुंबई हाईवे पर लगभग 70 की स्पीड से ट्रक चला रहा था। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था और उसके ऊपर अंधेरे की काली चादर बिछी हुई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब वो एक बस्ती से निकला। बस्ती में चारों तरफ सन्नाटा छाया था। भला इतनी रात को कौन जागता है सिवाय उल्लू के। वहाँ सिर्फ उल्लुओं के बोलने की ही आवाज़ें गूंज रही थी, वो भी बहुत भयानक और डरावनी। जैसे ही अभय बस्ती से बाहर निकला तो उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। अभय ये सोचकर कि इतनी रात को यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है, शायद ये कोई चोर या लुटेरा है, कहीं ट्रक रुकवाकर मुझे लूट ना ले, ट्रक की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही अभय कुछ दूर निकल जाता है उसे फिर वही शख्स दिखाई देता है जो उसे रुकने का इशारा कर रहा था। इस बार भी वो ट्रक रोकने का इशारा करता है। इस बार भी अभय ट्रक नहीं रोकता और आगे बढ़ जाता है। अभय दूसरी बार उसे देखकर समझ जाता है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात अभय अपने किराए के कमरे में आराम कर रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। अभय जब दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो उसे दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है और सफ़ेद कपड़े की ही पगड़ी पहनी हुई है, जो दिखने में बिल्कुल उसी शख्स जैसी है जिसे अभय ने उस रात देखा था। उसे देखकर अभय एकदम से सिहर जाता है और डर के मारे उसका गला सूख जाता है और डरी और सहमी आवाज़ में अभय उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, वो बूढ़ा शख्स बोलता है। उसकी बातें सुनकर अभय और ज़्यादा डर जाता है और कपकपाती आवाज़ में कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। जाओ यहाँ से। भले ही तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, वो बूढ़ा शख्स बोला। जिसके बाद उस शख्स के सिर से खून टपकने लगता है और उसका हाथ अपने आप पीछे की तरफ मुड़ जाता है। एक पैर भी घुटने से मुड़ जाता है और उसकी खोपड़ी एकदम से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये भयानक नज़ारा देखकर अभय बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर अलमारी से एक तावीज़ निकाल कर उसे पहन लेता है और उसके बाद एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो बूढ़े आदमी का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह अभय सबसे पहले उस तांत्रिक के पास जाता है जिसने उसे वो तावीज़ दिया था। उस तांत्रिक से अभय की काफ़ी समय से जान पहचान थी और वो उससे इस तरह के तावीज़ लाता रहता था। अभय उस तांत्रिक से रात में जो भी कुछ हुआ वो सब बता देता है। अभय की बात सुनकर वो तांत्रिक उसे बताता है कि आज से 9 दिनों पहले तुमने अपने ट्रक से एक बूढ़े शख्स को मार दिया था। वो उसी की आत्मा है जो तुमसे बदला लेने आई है और वो तुम्हें मार कर ही दम लेगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक की बात सुनकर अभय की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। अभय उस तांत्रिक से कहता है, बाबा वो अपनी ही गलती से मारा गया था। वो अचानक ट्रक के सामने आ गया था। अगर मैं उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाता तो हो सकता था कि ट्रक ही पलट जाता और मैं खुद मारा जाता। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे वो आत्मा मेरा पीछा छोड़ दे। अभय की बात सुनकर वो तांत्रिक उससे कहता है, जो शख्स तुम्हारे ट्रक के नीचे आकर मारा गया था वो कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि एक तांत्रिक था। वो बहुत से तंत्र मंत्र जानता था। उसके पास मेरे सभी मंत्रों का कार्ड होगा। मैं चाह कर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हें
हमजाद सिद्ध करना होगा। अब वही तुम्हारी रक्षा करेगा। अभय उस तांत्रिक से हमजाद के बारे में पूछता है और वो तांत्रिक अभय को हमजाद के बारे में पूरी जानकारी देता है और उसे सिद्ध करने के बारे में भी बताता है। तांत्रिक उससे ये भी कहता है कि हमजाद को सिद्ध करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उसे काबू में रखना है, क्योंकि उसे काबू में करना मतलब खुद के मन को काबू करना है, और खुद के मन को आज तक कोई भी काबू नहीं कर सका, क्योंकि हमजाद दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। वो इतना ताकतवर है कि उसके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिकती, और जब किसी इंसान के पास इतनी शक्ति हो तो वो कुछ भी करने का सोचता है। तो अगर तुम उससे अच्छे काम करवाओगे तो वो तुम्हारा साथ देगा, लेकिन जैसे ही तुम उससे गलत काम करने को कहोगे तो वो तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा, और फिर तुम उसके गुस्से का शिकार बनोगे, और फिर उससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो तुम जब भी उससे कुछ काम करवाना हो तो 100 बार सोच लेना। अभय उस तांत्रिक की बात सुनकर उसे कहता है, मुझे अभी अपनी जान बचानी है और मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो ठीक है, तुम्हें मैं हमजाद सिद्ध करने का तरीका बताता हूँ। इतना कहकर वो तांत्रिक अभय को हमजाद सिद्ध करने का तरीका बताता है। अभय हमजाद सिद्ध करने का तरीका जानकर तांत्रिक के पास से जाने ही वाला होता है, तभी वो तांत्रिक उसे रोकता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? हमजाद को सिद्ध करने में कई दिनों का वक्त लगेगा और हो सकता है इस बीच वो प्रेत तुम्हें जान से मार दे। तुम यहीं रुककर हमजाद सिद्ध करो, यहाँ तुम उससे सुरक्षित रहोगे। उस तांत्रिक की बात मानकर अभय उसके पास रहकर ही हमजाद सिद्ध करता है, जिसमें कई दिनों का समय लग जाता है। हमजाद सिद्ध कर लेने के बाद अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वो उस प्रेत से पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था। अब वो प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन खुश होने के साथ साथ अभय बहुत ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने हमजाद सिद्ध करने के चक्कर में कई दिनों से काम नहीं किया और उसके पास जो भी पैसे थे वो सब उसने तांत्रिक को दे दिए थे। काम की तलाश में अभय फिर से उसी मोटर मालिक के पास जाता है, पहले जिसके यहाँ वो ट्रक चलाया करता था। लेकिन वहाँ उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मोटर मालिक ने वो ट्रक किसी और ड्राइवर को दे दिया था। निराश और थका हारा अभय अपने किराए के घर में जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे निराश होना पड़ता है, क्योंकि उसके मकान मालिक ने वो कमरा किसी और को किराए पे दे दिया था। भूखा प्यासा और थका अभय फुटपाथ पर बैठा हुआ था। तभी उसे हमजाद के बारे में कही गई उस तांत्रिक की बात याद आती है कि हमजाद कुछ भी कर सकता है। तो वो तुरंत हमजाद को बुलाता है और उसके सामने वो आ जाता है। हमजाद के सामने आते ही अभय उससे खाने पीने का सामान लाने को कहता है। हमजाद उसे तुरंत वो लाकर दे देता है, जिसके बाद अभय समझ जाता है कि अब वो हमजाद से जो भी मंगाएगा वो उसे लाकर देगा। जिसके बाद से अभय ने हमजाद से सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसे मंगवाए और हमजाद उसे लाकर भी दे देता। सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसे लाने के साथ ही हमजाद ने अभय से भी बता दिया था कि वो इनका इस्तेमाल 24 घंटों के भीतर कर ले, वरना वो सब वहीं चले जाएंगे जहाँ से वो ये सब लाया था। इस तरह अभय 1 साल में करोड़पति बन गया। अचानक बिना कुछ किए ही अमीर बनते ही अभय अय्याश हो गया था। उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ अय्याशी और लेट नाइट पार्टीज ही बची थी, जो वो खुलकर करता था। एक लेट नाइट पार्टी में अभय सुप्रिया से मिला। सुप्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। वो भी अभय की तरह ही लेट नाइट पार्टीज़ में जाती रहती थी। उसका काम अमीर लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनके पैसों से अय्याशी करना था। सुप्रिया अब तक न जाने अभय जैसे कितने अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा चुकी थी। इस बार अभय उसकी खूबसूरती का शिकार बना। सुप्रिया से मिलते ही अभय उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया था, जिसके बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। सुप्रिया को लगता था कि अभय बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो उससे नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी, और अभय तो सुप्रिया की खूबसूरती की वजह से उसका दीवाना हो गया था। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि सुप्रिया अभय के घर आने जाने लगी थी। अभय भी उससे महंगे महंगे गिफ्ट देता था, जिन्हें पाकर सुप्रिया बहुत खुश होती। लेकिन कभी भी सुप्रिया ने अभय से उसके काम के बारे में नहीं पूछा। वो तो सिर्फ उसके पैसों से ऐश कर रही थी।
लेकिन धीरे धीरे उसे अभय के काम के बारे में शक होने लगा, क्योंकि अभय या तो उसके साथ रहता था या फिर पार्टी करता रहता था। सुप्रिया ने सोचा कि अगर अभय कुछ करता नहीं तो फिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। सुप्रिया को लगने लगा था कि अभय कोई गैर कानूनी काम करता है, जिस वजह से वो इतना पैसा कमा रहा है। इसीलिए उसने अभय से कई बार उसके काम के बारे में पूछा भी, लेकिन अभय हर बार उसकी बात टाल जाता था। इसीलिए सुप्रिया का शक और ज़्यादा गहरा हो गया था और वो अभय पर नज़र रखने लगी। एक रात सुप्रिया अभय के घर में ही ये देखने के लिए रुक गई थी कि अभय रात में क्या करता है, क्योंकि उससे पहले सुप्रिया कभी भी अभय के घर रात में नहीं रुकी थी। सुप्रिया अभय के कमरे में ही रुकती है और बिस्तर में आँख बंद करके सोने का नाटक करके चुपचाप लेट जाती है। अभय उसी के बगल में लेटा हुआ था। तभी अभय बिस्तर से उठकर कमरे में लगे कांच के सामने जाकर खड़ा होकर कुछ बड़बड़ाने लगता है। सुप्रिया चुपचाप आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अभय इतनी धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था कि उसकी आवाज़ सुप्रिया तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद अभय बिस्तर में आकर सो जाता है और सुप्रिया भी सो जाती है। अगली सुबह सुप्रिया अभय से पूछती है, डार्लिंग, तुम रात में आईने के सामने खड़े होकर खुद से क्या बातें कर रहे थे? सुप्रिया की बातें सुनकर अभय सकपका जाता है कि क्या तुमने मुझे बातें करते हुए देखा था? तब तो फिर तुमने मेरी बातें भी सुनी होंगी। घबराते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना, तभी तो पूछ रही हूँ कि तुम खुद से क्या बातें कर रहे थे। जब सुप्रिया ने ऐसा कहा तो अब अभय की जान में जान आई और वो बात बनाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करने का वादा कर रहा था। सुप्रिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, फिर भी यकीन दिलाने के लिए कि उसे अभय की बात पर भरोसा हो गया है, वो भी बात बनाते हुए कहती है, ओह सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं भी तुम्हें खुद की जान से ज़्यादा चाहती हूँ। अभय का राज जानने के लिए सुप्रिया एक रात और उसके घर रुकती है और उसी के कमरे में सोती है। लगभग 2 बजे फिर से अभय आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करने लगता है और सुप्रिया ये सब देखती है, लेकिन इस बार वो बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी बातें सुनने की कोशिश करने की बजाय उठकर धीरे धीरे अभय के पास जाती है। अभय के पास जाकर सुप्रिया आईने में जो कुछ भी देखती है वो देखने के बाद डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और पसीने से तरबतर हो जाती है। सुप्रिया देखती है कि आईने के सामने खड़ा होकर अभय अपनी ही परछाई से बातें कर रहा है। वो उससे ढेर सारी दौलत लाने को कह रहा है और उसकी परछाई भी उसकी बातों का जवाब दे रही है, मानो जैसे वो परछाई नहीं बल्कि उसका ही हमशक्ल हो। इसके बाद सुप्रिया चुपचाप आकर बिस्तर में लेट जाती है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में अभय और उसकी परछाई के ही ख्याल घूमते रहते हैं। सुबह होते ही सुप्रिया अभय से रात के बारे में पूछते हुए कहती है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम किस तरह से इतने दौलतमंद बने हो। मुझे भी उसके बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनजान बनते हुए अभय बोला, तुम ज़्यादा अनजान मत बनो। रात में तुमने जो कुछ भी किया वो मैंने सब देखा और सुना है। अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, सुप्रिया अभय से कहती है। अभय उसे समझाते हुए कहता है कि डार्लिंग, मेरे लिए तुमसे बढ़कर ये दौलत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता। नहीं नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, फिर कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, सुप्रिया गुस्से में कहती है। अभय उसे मनाते हुए बोलता है, ठीक है, रात आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब सुप्रिया रात को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है कि कब वो रात आएगी और अभय मुझे बताएगा। इस इंतज़ार में उसने अभय को अपने से एक पल भी दूर नहीं जाने दिया। रात आते ही सुप्रिया अभय से कहती है, चलो अब जल्दी से मुझे बताओ वो क्या था। थोड़ा सब्र करो, अभी रात का वो समय नहीं आया, वो समय तो आने दो, अभय सुप्रिया को समझाते हुए बोला। रात के 2 बजते ही अभय सुप्रिया को आईने के सामने ले जाता है और अपना हमजाद बुलाकर सुप्रिया से उसके बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है, यही है वो जिसकी वजह से मैं इतना अमीर बना और हम दोनों ऐश कर रहे हैं। हमजाद के बारे में जानकर सुप्रिया के मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है
कि अगर मैं अपना हमजात सिद्ध कर लूँ तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं खुद जो चाहे वो कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे इस गँवार के साथ भी नहीं रहना पड़ेगा। सुप्रिया अभय से हमजात सिद्ध करने के बारे में पूछती है, लेकिन अभय उसे उसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि अभय ये जानता था कि सुप्रिया उसके साथ उसके पैसों की वजह से है और अगर सुप्रिया ने हमजात सिद्ध कर लिया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी और अभय किसी भी कीमत में सुप्रिया को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, जिस वजह से सुप्रिया के बार बार पूछने पर भी अभय उसे कुछ नहीं बताता। अभय से हमजात सिद्ध करने का तरीका जानने के लालच में सुप्रिया अभय के साथ ही रहने लगती है ताकि वो किसी भी तरह से बहला फुसला कर या प्यार से अभय से हमजात सिद्ध करने का तरीका जान सके। एक रात सुप्रिया अभय को खूब शराब पिलाती है। उसे लगता है कि शराब के नशे में पूछने पर अभय उसे हमजात सिद्ध करने का तरीका बता देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा करने का अंजाम कितना खौफनाक होगा। जब सुप्रिया को लगता है कि अभय बहुत ज़्यादा नशे में है तो वो उससे फिर पूछती है, प्लीज़ बताओ ना, तुमने हमजात सिद्ध कैसे किया? लेकिन अभय फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। तब सुप्रिया कहती है, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे नहीं बता रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमजात सिद्ध करने का तरीका बहुत खतरनाक है। अगर वो विधि सही से नहीं हो पाई तो वो जलेवा भी सकती है और मैं नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमजात सिद्ध करने के बारे में नहीं बता रहा, अभय समझाते हुए बोला। लेकिन फिर भी सुप्रिया नहीं मानती और अपनी ज़िद पर अड़ जाती है, जिस वजह से उन दोनों में बहस होने लगती है और बहस हाथापाई में बदल जाती है। शराब के नशे में अभय सुप्रिया को एक थप्पड़ मार देता है। सुप्रिया भी गुस्से में अभय को एक थप्पड़ मारती है, जिस वजह से अभय को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुप्रिया के सिर में शराब की बोतल दे मारता है। उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। सुप्रिया वहीं ज़मीन पर बदहवास होकर गिर पड़ती है, जिसके बाद अभय भी वहीं पास ही रखे सोफे पर बैठ जाता है और उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अभय को जब होश आता है तो वो देखता है कि सुप्रिया उसके सामने फर्श पर पड़ी है और उसके आसपास फर्श में चारों तरफ खून ही खून है। अभय जल्दी से उसके पास जाता है और उसकी नब्ज़ देखता है। तब उसे पता चलता है कि सुप्रिया तो मर चुकी है, जिसके बाद अभय को डर और दुख का एहसास एक साथ होता है। दुख इस बात का कि सुप्रिया मर चुकी है और डर इस बात का कि उसी ने सुप्रिया को मारा है और सुप्रिया को मारने के जुर्म में उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी या फिर कानून उसे फांसी के फंदे में लटका देगा। तभी उसे हमजात का ख्याल आता है और वो तुरंत उसे बुलाकर सुप्रिया की लाश को ठिकाने लगाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यदि उसने हमजात से कोई गलत काम करवाया तो वो उसका साथ छोड़ देगा और उसे लगता है कि हमजात से ऐसा करवाना गलत है, तो वो उसे दिया हुआ हुक्म वापस ले लेता है। अभय सुप्रिया की लाश को खुद ही ठिकाने लगाने का फैसला करता है। वो जानता है कि वो उसकी लाश को ऐसे उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे कोई भी देख सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुप्रिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभय एक तरकीब सोचता है और वो उसकी लाश को तेज़ धार आरी से टुकड़े टुकड़े करके अपने कमरे की अलमारी में रख देता है। अभय एक एक करके उन सभी टुकड़ों को थैली में भर कर घर के बाहर फेंकने लगता है। इस तरह अभय सुप्रिया के हाथ पैर और शरीर के बाकी अंगों को ठिकाने लगा देता है। अंत में अलमारी में अब सिर्फ उसकी खोपड़ी बचती है। अभय को जिस दिन अलमारी के अंदर से उल्लू बोलने की आवाज़ आई थी, उसी रात वो उसी कमरे में बैठा शराब पी रहा था। शराब पीते पीते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी उसे एक औरत के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अभय को ये उसके मन का भ्रम लगता है, क्योंकि उस समय घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। उसके कुछ देर बाद अभय को गाने के फिर वही बोल सुनाई देते हैं। वो ध्यान लगाकर आवाज़ सुनता है तो उसे आवाज़ जानी पहचानी लगती है। आवाज़ सुनकर अभय मन ही मन सोचता है, अरे ये तो सुप्रिया की आवाज़ है, लेकिन वो कैसे गाना गा सकती है? वो तो मेरे हाथों मर चुकी है। इतना सोचने के बाद वो खुद से कहता है, लगता है मुझे दारू चढ़ गई है, अब ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो अभी तो बस सुप्रिया की आवाज़ ही सुनाई दे रही है, कुछ देर बाद वो दिखाई देगी। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर बिस्तर की ओर जाता है। तभी उसे कांच के पास रखे टेबल में
लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। उसे देखकर अभय को झटका लगता है। वो डरते डरते उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? वो औरत अभय की बात का कोई जवाब नहीं देती और गाना गुनगुनाने लगती है। एक बार फिर से गाने के वही बोल और आवाज़ सुनकर अभय सिहर जाता है और उसका गला सूख जाता है, सूखी और कपकपाती आवाज़ में। तुम कौन हो? कहता हुआ वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। तभी उसके पैर पलंग से टकराते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी आवाज़ आती है, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए मेरी जान? मैं सुप्रिया, तुम्हारी जान। मैं तुमसे कुछ दिन दूर क्या रही, तुम तो बेवफा हो गए। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ। नहीं नहीं सुप्रिया, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, गिड़गिड़ाते हुए अभय बोला। तभी अभय को महसूस हुआ कि जैसे फर्श गीली। अभय फर्श की ओर देखता है तो उसे फर्श में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। इतना सारा कर अभय की चीख निकल जाती है। डरो मत मेरी जान, ये मेरा ही खून है जो तुमने बहाया था। अब तुम्हारा खून भी इसी तरह बहेगा। नहीं नहीं सुप्रिया, ऐसा मत करना, मुझे माफ़ कर दो। गलती से वो सब हो गया था, उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, अभय गिड़गिड़ाते हुए बोला। सुप्रिया टेबल से उठकर धीरे धीरे अभय की तरफ बढ़ने लगती है। उसके सिर से खून टपक रहा। उसके हाथ में शराब की वो बोतल थी, वो जिससे अभय शराब पी रहा था। जैसे जैसे सुप्रिया अभय की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अभय डरता हुआ पीछे घिसट रहा था। तभी वो दीवार से टकरा जाता है और पीछे नहीं जा सकता था। अभय दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए सुप्रिया से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन सुप्रिया उसकी एक नहीं सुनती और शराब की बोतल उसके सिर पर दे मारती है। अभय जोर से चीखता हुआ बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। सुप्रिया नहीं, अभय अपना सिर मसलते हुए बोलता है। कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में सुप्रिया मेरे सामने ही है। अभय बिस्तर से उठकर अलमारी का दरवाज़ा खोलता है और सुप्रिया का कटा सिर देखकर कहता है, आज सुप्रिया के शरीर के आखिरी टुकड़े को भी ठिकाने लगा दूंगा, उसके बाद फिर लॉन्ग वेकेशन पर जाऊंगा। अभय सुप्रिया के सिर को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बैग में भरकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है, दरवाजे के बाहर खड़ा एक आदमी टोकते हुए कहता है, नमस्कार भाई साहब, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा था और आपके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अभय ने उस आदमी को उससे पहले कभी नहीं देखा था, तो उससे कहता है, मैं आपको नहीं जानता और इस समय मेरे पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है। अभी मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप सुप्रिया के बॉयफ्रेंड हैं और मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आया हूँ। वो आदमी बोला, मैं किसी सुप्रिया को नहीं जानता। ये बोलता हुआ अभय वहाँ से जल्दी से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अभय का बैग पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, झूठ मत बोलो अभय, मैं सुप्रिया का भाई अमित हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वो पिछले 4 दिनों से घर नहीं आई और घर से निकलने से पहले उसने कहा था कि वो तुम्हारे घर जा रही है। सुप्रिया को लेकर अभय और अमित में बहस होने लगी। अभय ये मानने को तैयार नहीं था कि वो सुप्रिया को जानता है और अमित अपनी बात पर अड़ा था। अभय अमित से बैग छोड़ने को कहता है, लेकिन अमित उसे कोई भी बात नहीं सुनता। इसी बीच अमित अभय से बैग छीन लेता है और अमित को उस बैग के अंदर से सड़े मांस की बदबू आती है और कुछ मक्खियाँ भी बैग में आकर बैठ जाती हैं, जिस वजह से अमित को कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने सुप्रिया को मार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को बैग में भरकर ठिकाने लगा दिया हो और आज भी वही करने जा रहे हो? अमित शक करते हुए बोला। ये क्या बकवास कर रहे हो? अभय गुस्से में बोला। अमित कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ और ये बैग लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें ही तुमने सुप्रिया की लाश को भर रखा है। अब तुम उन्हीं से बात करना। इतना कहकर अमित बैग लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देता है। अमित को पुलिस स्टेशन की तरफ जाता देख अभय का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचने लगता है कि पिछली बार जेल जाने से हमजाद ने बचाया था, इस बार कौन बचाएगा? तभी उसे हमजाद का ख्याल आता है और वो उसे बुलाकर तुरंत अमित को जान से मारने का हुक्म देता है।
हमजाद अमित की जान लेने से मना करते हुए कहता है, मैं पाक साफ़ हूँ और इस तरह के नापाक काम नहीं कर सकता। तुम मेरे ग़ुलाम हो और मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगा वो मानना पड़ेगा। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अमित को अभी जान से मार दो। अभय ने हमजाद को हुक्म दिया। जैसे ही अभय हमजाद को हुक्म देता है, उसके अगले ही पल अमित बेसुध होकर ज़मीन में गिर पड़ता है और वहीं दम तोड़ देता है। अभय अमित को वहीं मरा हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बैग भी पास ही छोड़ जाता है। अभय को हमजाद के बारे में कही उस तांत्रिक की बात याद थी कि हमजाद ने वो साथ छोड़ जाएगा। इसीलिए अभय उस तांत्रिक के पास जाकर पूरी बात बताता है और उससे मदद करने को कहता है। मददगार कर देता है क्योंकि उसने पहले ही अभय को चेताया था और अभय ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके हमजाद से गलत काम करवाया। लेकिन वो अभय को एक ताबीज़ दे देता है और कहता है कि जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई भी भूत प्रेत नहीं छू सकेगा। अभय वो ताबीज़ लेकर घर चला जाता है। उस घटना के बाद अभय की हालत धीरे धीरे पहले जैसी होने लगती है क्योंकि उसके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था और हमजाद की लाई हुई दौलत भी जिस तरह वो लाया था उसी तरह जाने लगती है। अभय सारा दिन घर में ही पड़ा रहता और शराब पीता रहता। उसे हर वक्त घर में किसी के होने का एहसास होता रहता था। कभी उसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी आरी से किसी के कटने की। एक रात अभय कमरे में बैठा शराब पी रहा था। उसने ग्लास उठाया ही था तभी उसे आवाज़ आई, कब तक बचेगा तू? तेरा भी वही हाल होगा जो तूने हमारा किया था। ये बात सुनकर अभय गले में बंधी ताबीज़ दिखाकर बोलता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, ये है मेरा रक्षा कवच। अगले दिन जब अभय नहा रहा था तब उसके गले से ताबीज़ टूटकर गिर जाता है और उसे पता नहीं चलता। नहाने के बाद अभय फिर अपने कमरे में आकर अपने काम में लग जाता है, मतलब शराब पीने में। उसके अलावा उसके पास और काम ही क्या था। तभी उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि ताबीज़ अभी भी उसके पास ही है। फिर आवाज़ आती है, आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। अभय अपने गले में बंधा ताबीज़ देखने के लिए जैसे ही गले में हाथ लगाता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो घबराहट में ताबीज़ को इधर उधर देखता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कब और कहाँ ताबीज़ गिर गया था। तभी उसे सुप्रिया की आवाज़ आती है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसके बाद अमित की आवाज़ आती है, अब तेरा भी हाल वही होगा। उसके बाद उस बूढ़े की आवाज़ जो अमित के ट्रक से कुचलकर मारा गया था, अब तू भी वैसे ही कुचला जाएगा। तीनों की आवाज़ सुनकर अभय गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। तभी उसे सुप्रिया की आत्मा दिखाई देती है जिसके पूरे शरीर से, हाथ, गला, पैर से खून बह रहा था क्योंकि अभय ने आरी से उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी की और अमित की आत्मा भी दिखाई देती है। अभय तीनों प्रेत आत्माओं को देखकर जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाता। अभय इतना डर जाता है कि उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो दरवाज़ा खोलते हुए वहीं दम तोड़ देता है। लालच का अंजाम यही होता है। सुप्रिया की मौत भी उसके लालच की वजह से ही हुई थी। तो ये थी हमजाद की सिद्धि और शॉर्टकट से अमीर बनने के क्या परिणाम होते हैं उसकी एक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।